अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है। आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। इन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया है और चढ़ावे की चोरी, चंदे में चोरी, जमीनों में हेरफेरी। राम भक्ति की बात वे भी कर रहे हैं जो कल तक राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं। ये साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से भगवान राम के नाम का चंदा चोरी कर रहे हैं। ये भगवान के नहीं है तो इंसान के क्या होंगे? दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। अब मथुरा की बात करिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। अयोध्या और मथुरा हिंदुओं की आस्था के दो सबसे बड़े केंद्र। अयोध्या विवाद का अध्याय पूरा हो चुका है, तो वहीं मथुरा जन्मभूमि विवाद का अध्याय अभी जारी है। अयोध्या में दशकों लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार राम मंदिर बन चुका है, लेकिन मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद अब भी अदालतों में विचाराधीन है। सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, सवाल यह भी है कि क्या अयोध्या के बाद अब मथुरा देश की अगली बड़ी बहस बनने जा रही है। आइए समझते हैं इस विवाद का इतिहास, इसके कानूनी पड़ाव और इसके राजनीतिक मायने। सरयू के किनारे बसी अयोध्या, जहां त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया। यमुना के किनारे बसी मथुरा, जहां द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। दोनों भगवान विष्णु के अवतार, एक मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए तो दूसरे योगेश्वर श्री कृष्ण के नाम से पूजे जाते हैं। भगवान श्री राम ने राजधर्म की मर्यादा के लिए वनवास सहा, तो श्री कृष्ण ने नेक धर्म की स्थापना के लिए महाभारत का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन दोनों के बीच एक समानता है, दोनों के जन्म के पीछे सत्ता थी, राजनीति थी और न्याय की लड़ाई थी। त्रेता युग में अयोध्या की सत्ता के केंद्र में राम थे। राज सिंहासन की राजनीति ने उन्हें वनवास पहुंचाया। द्वापर में मथुरा की सत्ता पर कंस का कब्जा था। एक अत्याचारी राजा के भय ने कृष्ण के जन्म को कारागार तक सीमित कर दिया। श्री राम को राजमहल छोड़ना पड़ा, तो श्री कृष्ण का जन्म जेल में ही हुआ। दोनों की कहानी में सत्ता, संघर्ष और न्याय एक साथ दिखाई देते हैं। यही वजह है कि हजारों साल बाद भी अयोध्या और मथुरा सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि भारतीय चेतना के सबसे बड़े प्रतीक बनकर खड़े हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग लाखों वर्षों तक चला और द्वापर युग भी लाखों वर्षों का कालखंड माना जाता है। लेकिन कलयुग में जब इन दोनों जन्मस्थलों को लेकर संघर्ष की शुरुआत हुई, तो युगों की नहीं, दशकों और शताब्दियों की लड़ाई देखने को मिली। अयोध्या में अदालत की पहली लड़ाई 1885 में दर्ज हुई। वहां से लेकर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक करीब 134 वर्षों की कानूनी लड़ाई चली। हालांकि इस विवाद की ऐतिहासिक जड़ें इससे भी कई सदी पुरानी मानी जाती हैं। 1935 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी डिसाइड यही किया कि जो स्वामी हैं राजा पट्नीमल के वंशज,
वह उसके वंशज हैं। चूँकि यहाँ पर नमाज पढ़ते रहे हैं लोग बाग, अतः सुविधा के नाते इन्हें नमाज पढ़ने का और आने जाने का अधिकार है। स्वामित्व राजा पट्टिमल के वंशजों का ही है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद की आधुनिक कानूनी लड़ाई का एक प्रमुख पड़ाव 1968 के समझौते से जुड़ा है, जबकि वर्तमान मुकदमों और नए दावों का दौर 2020 के बाद तेज, यानी अयोध्या का फैसला आ चुका है, लेकिन मथुरा अध्याय अभी अदालतों में लिखा जा रहा है। उन्नीस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कानून बना और उसमें यह था कि 1947 से पहले जो धर्मस्थलों की स्थिति है वो उसी तरह रखी जाएगी, सिवाय बाबरी मस्जिद को छोड़कर। तो उसके तहत भी प्रक्रिया चल रही है, अपने आपत्ति भी दाखिल की है और माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई अभी होनी है। श्री राम और श्री कृष्ण के जन्म स्थानों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है। अयोध्या आंदोलन के दौरान यूपी में कई सरकारें आई और बदल गई। कांग्रेस, जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और बीजेपी मुख्यमंत्री बदलते रहे, राजनीतिक समीकरण बदलते रहे, लेकिन राम जन्मभूमि का मुद्दा जस का तस बना रहा। आखिरकार रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए और अयोध्या का लंबा अध्याय एक निर्णायक मोड़ पर आकर पहुंच गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपील की है, श्रीमान अखिलेश यादव जी को उसको प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। आज आखिर उन्होंने इस सच को माना कि राम मर्यादा में, तो कृष्ण भी, भगवान कृष्ण भारत के कण कण में बसे हैं, तो इस सच को भी उनको स्वीकार करना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में कृष्ण जन्मभूमि के लिए उनको आगे आना चाहिए। इधर आज मथुरा उसी चौराहे पर खड़ी दिखाई देती है जहां कभी अयोध्या खड़ी। फर्क सिर्फ इतना है, वहां राम का इंतजार था और यहाँ कृष्ण को लेकर बहस है। वहां अदालत का फैसला आ चुका है, यहाँ फैसला अभी आना बाकी है। वहां मंदिर बन चुका है, यहाँ मांग और मुकदमे दोनों जारी हैं। इसीलिए राजनीतिक गलियारों में एक सवाल लगातार सुनाई देता है, अयोध्या के बाद क्या मथुरा अगला अध्याय बनने जा रही है? अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। दो तस्वीरें हैं, दो कालखंड हैं, एक त्रेता की अयोध्या, एक द्वापर की मथुरा। एक में राम है, एक में कृष्ण। दोनों के बीच हजारों वर्षों का अंतर, लेकिन आज की राजनीति में दोनों के बीच का फासला शायद सिर्फ कुछ वर्षों का ही रह गया है। राम की जन्मभूमि का अध्याय पूरा हो चुका है, अब निगाहें कृष्ण के अध्याय पर टिकी हैं। यही वजह है कि सरयू से यमुना तक की ये कहानी केवल आस्था की नहीं, बल्कि इतिहास, न्याय, सत्ता और राजनीति के सबसे बड़े कालखंडों की महाकथा बन चुकी है। यमुना के किनारे बसा शहर, जहां हर गली में कृष्ण की कथा सुनाई देती है,
जहां मंदिर की घंटियां सिर्फ पूजा का आह्वान नहीं करती बल्कि हजारों हजार वर्षों की सांस्कृतिक स्मृति को जीवंत कर देती है। ये मथुरा है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा। लेकिन आज यही नगरी सिर्फ भक्ति का नहीं बल्कि ये एक कानूनी विवाद का भी केंद्र है। एक ऐसा विवाद जो इतिहास, आस्था, कानून और पहचानों के सवालों को एक दूसरे के सामने खड़ा करता है। और इन सब के बीच सदियों का इतिहास। सवाल महज ये नहीं है कि यहां पहले क्या था, सवाल ये भी है कि इतिहास को अदालत कैसे देखती है। आस्था को संविधान किस रूप में स्वीकार करता है और वर्तमान, अतीत के दावों का समाधान किस रास्ते से खोजता है। इन सब के बीच अब जिक्र हो रहा है उस आंदोलन का जिसने राजनीति की दिशा बदल दी, सियासी दलों के सोचने का नजरिया बदल दिया और खुद को नॉन सेक्युलर कहने वाले दल भी अब धर्म की बातें करने लगे। कोई खुद को सबसे बड़ा हिंदू कहता है तो किसी नेता के चाहने वाले उन्हें भगवान कृष्ण का अवतार बताते हैं तो कोई परशुराम का अवतार कहने लगता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं राम मंदिर आंदोलन और राम मंदिर बन जाने के बाद के सियासी माहौल की। अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, वो आंदोलन जिसने दशकों तक भारतीय राजनीति की दिशा तय की, अब इतिहास का हिस्सा है। लेकिन क्या इतिहास खुद को दोहराने की तैयारी कर रहा है? क्या राम नगरी के बाद अब बारी कृष्ण नगरी की है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अब क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र विकास नहीं बल्कि मथुरा बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले राम मंदिर बनाने की बात करी और अयोध्या में राम मंदिर में मूर्ति पूजन करने का काम से लेकर के और स्थापना करने से लेकर के ट्रस्ट के निर्माण करने तक और ट्रस्ट के निर्माण में नियुक्ति करने तक सारा काम भाजपा ने किया और केवल चंदा इकट्ठा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह काम किया था। रविदास मेहरोत्रा जी भविष्य वक्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का क्या एजेंडा है ये भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व तय करता है। रविदास मेहरोत्रा भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा नहीं तय करते, न वो भविष्य वक्ता है कि वो बता रहे हैं कि कौन सा एजेंडा हो। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कृष्ण जन्मभूमि का जिक्र कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी नेता काशी और मथुरा को सांस्कृतिक अस्मिता का विषय बता रहे हैं। दूसरी तरफ अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से जुड़े मुकदमों की सुनवाई जारी है। यानी अब मथुरा इस समय सिर्फ एक शहर नहीं है, ये अदालत में एक मुकदमा है, राजनीति में एक मुद्दा है और 2027 से पहले एक संभावित चुनावी नैरेटिव भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब उस लकीर को कुरेदना शुरू कर दिया है जिस पर समाजवादी पार्टी फंस सकती है, राहुल गांधी भी फंस सकते हैं और ओवैसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को भी मथुरा के मुद्दे पर घेरा जा सकता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। लेकिन किसी भी विवाद को समझने के लिए सिर्फ वर्तमान को देखना काफी नहीं होता, उसके पीछे छिपे इतिहास को पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि मथुरा का विवाद किसी एक भाषण, एक चुनाव, एक अदालत की तारीख से पैदा नहीं हुआ।
इसकी जड़ें सदियों पीछे जाती हैं। हिंदू परंपरा में मथुरा को भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि कहा जाता है। मान्यता है कि यहीं पर कंस की कारागार में देवकी और वसुदेव के पुत्र कृष्ण का जन्म हुआ था। सदियों से यह स्थान करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। इतिहास और विभिन्न अभिलेखों में इस क्षेत्र में अलग अलग कालखंडों में मंदिर के निर्माण और पुनर्निर्माण का उल्लेख भी मिलता है। कहा जाता है कि समय के साथ यहाँ कई बार निर्माण हुए, कई बार आक्रमण हुए और कई बार धार्मिक संरचनाएं बदली। मुगल काल में राजा वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनवाए गए एक भव्य केशव देव मंदिर का जिक्र आज भी मिलता है। बाद में 17वीं सदी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान शाही ईदगाह का निर्माण हुआ, जिसे लेकर आज भी दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। यहीं से शुरू होती है इतिहास की वो बहस जो अब अदालतों तक पहुंच चुकी है। एक पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह उस स्थान पर बनी है जहां पर पहले मंदिर था, जबकि दूसरा पक्ष इन दावों का विरोध करता है और अपने कानूनी अधिकारों का हवाला देता है। यही वजह है कि मामला अब सिर्फ इतिहासकारों की किताब तक सीमित नहीं है, बल्कि अदालतों में विचाराधीन है। हमने देखा है कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मसले में जितना नुकसान हमारे मुल्क का हुआ है और खुसूसन हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जिस बड़े पैमाने पर तफरीक पैदा की गई है, उसकी भरपाई अभी तक नहीं हो पा रही है। इसलिए चाहे मथुरा की ईदगाह हो या ज्ञानवापी मस्जिद हो या दूसरे जो मसाइल धार्मिक स्थलों के नाम पर इस मुल्क के अंदर खड़े किए जा रहे हैं, यकीनी तौर पर इसका मुसलमान कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं। और मुझे लगता है जो हिंदुस्तान के अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसकी आमरीयत को और उसकी सालिमियत को बरकरार रखना हर हिंदुस्तान के शहरी की और खुसूसन उन लोगों की जो बरसर इख्तिदार हैं एक अहम जिम्मेदारी है, और उसका पालन करना हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के लिए निहायत बेहतरीन और मुफीद अलामत होगी। ब्रिटिश शासन के दौरान भी इस भूमि का मालिकाना हक कई हाथों से होकर गुजरा। 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय इसकी जमीन नीलाम हुई। बाद में दशकों में इसके स्वामित्व और प्रबंधन को लेकर अलग अलग व्यवस्थाएं बनी। फिर आजादी के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट अस्तित्व में आया और परिसर के प्रबंधन की नई संरचना तैयार हुई। जन्मभूमि परिसर के विकास की प्रक्रिया शुरू हुई और इसी व्यवस्था ने आगे विवादों की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। मालवीय जी 1940 के आसपास मथुरा आए, मदन मोहन मालवीय, और उन्होंने यहाँ जन्मभूमि आकर देखा दुर्दशा कि योगी राज की भूमि और यहाँ पर गंदगी फैली हुई है, टीले पड़े हैं, कोई कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने संपर्क किया, उनके स्वामी का पता लगाया बनारस में, उनसे वार्ता की। उन्होंने भी कहा कि आप इसका उद्धार करिएगा, हम तैयार हैं देने के लिए। उन्होंने प्रयास किया और जो उनकी राशि थी, उन पर जो कर्जा हो गया था, उसका प्रबंध कराया। जुगल किशोर जी बिरला ने उस आर्थिक सहयोग किया और 13,400 रुपये अदा करके उसके जो अधिकार थे उनके, वो उन्होंने खरीद लिए। 3 लोगों के नाम रजिस्ट्री हुई और उसके बाद में जुगल किशोर जी बिरला ने चूँकि अर्थ का सहयोग किया था, उनकी भी भावना थी, तो उन्होंने फिर मालवीय जी का निधन हो गया। तो 1951 में उस प्रॉपर्टी का एक पब्लिक ट्रस्ट रजिस्टर्ड करा दिया गया और जो अधिकार थे जिन्होंने खरीदा था, गोस्वामी गणेश दत्त, प्रोफेसर भिखनलाल आत्रेय और मालवीय जी, इन्होंने अपने सारे अधिकार समर्पित कर दिए ट्रस्ट को 51 में। उसके बाद में रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में और म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स में जन्मभूमि ट्रस्ट अंकित हो गया सारी प्रॉपर्टी पर। इन तथ्यों के अलावा मथुरा जन्मभूमि विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है, साल 1968 इस पूरे विवाद में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बनकर सामने आया। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह प्रबंधन के बीच एक समझौता हुआ। उस समझौते के आधार पर दोनों पक्ष अपने अपने हिस्सों के साथ आगे बढ़े, लेकिन 5 दशक बाद उसी समझौते को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दाखिल हुई और विवाद एक बार फिर से अदालतों के दरवाजों तक पहुंच गया। साल 2020 के बाद मुकदमों का नया दौर शुरू हुआ, नई याचिकाएं दाखिल हुई, नए दावे सामने आए, सर्वे की मांग उठी, सुनवाई का दायरा बढ़ा और देखते ही देखते मथुरा का ये मामला राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गया। कृष्ण जन्मभूमि शाश्वत सत्य है और भारत के जन जन की आवाज है कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पे जो अतिक्रमण किया गया है, उससे कृष्ण जन्मभूमि अतिक्रमण मुक्त होनी चाहिए। और हम लोग सभी धर्मों का
बराबर से सम्मान करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी नफरत फैला करके सत्ता में रहने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने का काम किया है, भाईचारा खत्म करने का काम किया है। हम लोग दिलों को जोड़ने का काम करते हैं और सांप्रदायिक सद्भाव कायम करने का काम करते हैं। यानी मथुरा का विवाद सिर्फ अतीत का सवाल नहीं है, ये वर्तमान का विषय भी है। अदालत में कानूनी बहस जारी है, इतिहास के अलग अलग संस्करण सामने रखे जा रहे हैं, आस्था के साथ तर्क भी है और संवैधानिक प्रश्न भी। यही वजह है कि मथुरा सिर्फ तीर्थ नगरी नहीं बल्कि भारत के सबसे चर्चित कानूनी और ऐतिहासिक विमर्शों में से एक बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में भी ऑलरेडी कई मामले पेंडिंग है, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश किए गए थे। हमने भी कई SLP दाखिल की है और दूसरी पार्टी ने भी दाखिल की है। तो अभी माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में मामले विचाराधीन है। जो भी निर्णय वहां से होगा वो स्वीकार होगा सबको। और यही वो बिंदु है जहां इतिहास अदालत से मिलता है, आस्था संविधान से टकराती है और एक स्थानीय विवाद धीरे धीरे राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बन जाता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अतीत में क्या हुआ, सवाल ये भी है कि अदालत उस अतीत को किस नजर से देखती और भविष्य की राजनीति उस फैसले को किस तरह पढ़ती है। भले ही अभी उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। एक तरफ विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था के मुद्दे हैं, दूसरी तरफ पहचान, आस्था और सांस्कृतिक विरासत की बहस है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अयोध्या के बाद मथुरा बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अगला बड़ा राजनीतिक नैरेटिव बनेगा? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस मुद्दे पर साफ रुख लेने से बचते रहेंगे? और क्या कृष्ण जन्मभूमि विवाद 2027 के चुनावी विमर्श का केंद्र बन सकता है? ये वो सवाल है जिनके जवाब आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। मथुरा चुनावी मुद्दा बनेगा क्या? 2027 में क्या होगा इस विवाद का अंत? और क्या विपक्ष इस मुद्दे से दूरी बनाकर चुनावी मैदान में जीत हासिल कर पाएगा? इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है। आस्था, मर्यादा और श्रद्धा से खिलवाड़ किए। अखिलेश यादव जी जो कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और रसातल में जा रही है। समय बढ़ाया गया, वो भी इसलिए कि केवल लोगों को कैसे क्लीन चिट दे उसके लिए बढ़ाया जा रहा है। विपक्ष परेशान इस नाते है कि विपक्ष के चाहने वाले लोग फंस रहे हैं उसमें ज्यादा। उत्तर प्रदेश में सत्ता की लड़ाई का आगाज कैसा होगा? सियासत किस अंदाज में आगे बढ़ेगी? बयानों के तीर और कितने तीखे होंगे, इसकी झांकी तो अभी से नजर आने लगी है। लेकिन विपक्ष अब ये बखूबी समझ रहा है कि 2027 की लड़ाई को सिर्फ एक चुनाव समझना बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब भी सत्ता की लड़ाई होती है तो यहाँ सिर्फ सरकार नहीं चुनी जाती बल्कि सामाजिक समीकरणों की ताकत को भी परखा जाता है, जांचा जाता है और बिसात बिछाई जाती है। इसके साथ साथ बिहार के बाद उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है, वो प्रदेश है जहां जाति, वर्ग, क्षेत्र, विकास, पहचान और आस्था सब एक साथ चुनावी मैदान में उतरते हैं। कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर विपक्ष के पास फिलहाल कोई ऐसा मॉडल नहीं है जिसे उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया जा सके। वही अब योगी आदित्यनाथ अपने बयान में बार बार मथुरा के मुद्दे पर विपक्ष को ललकारने लगे हैं, क्योंकि मथुरा जन्मभूमि विवाद सिर्फ एक अदालत में चल रहा केस नहीं है बल्कि इसके राजनीतिक और सामाजिक मायने भी हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, इसका सीधा सरोकार उन वोट समीकरणों से भी जोड़ा जा रहा है जो 2027 की सत्ता का रास्ता तय कर सकते हैं। इस गणित को समझने से पहले आपको यह भी जान लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में यादव वोटर्स की हिस्सेदारी करीब 7% मानी जाती है। मुस्लिम आबादी करीब 22% है। पिछले कई दशकों से ये दोनों समुदाय समाजवादी राजनीति के महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने साल 2014 के बाद एक ऐसा अलग सामाजिक समीकरण तैयार कर दिया, ऐसा समीकरण जिसमें गैर यादव, ओबीसी,
गैर जाटों, दलित और बड़ी संख्या में हिंदू वोटर एक साझा राजनीतिक मंच पर दिखाई दिए। 2017 में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 2022 में भी सत्ता विरोधी माहौल की चर्चाओं के बावजूद जीत दोहराई गई। यानी लगातार 2 चुनाव में बीजेपी ने यह साबित कर दिया कि उसका सामाजिक गठबंधन अभी भी मजबूत है। लेकिन राजनीति में हर चीज अगली चुनौती को और बड़ा बना देती है। इसलिए अब सवाल 2027 का है। अब ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी लगातार तीसरी बार उस सामाजिक समीकरण को बनाए रख पाएगी? क्या हिंदू वोटों की एकजुटता बरकरार रह पाएगी? क्या मथुरा का मुद्दा हिंदू एकजुटता को और मजबूत करने का जरिया बनने वाला है? अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में राजनीति 2 धार्मिक प्रतीकों के बीच खड़ी हुई सी दिखाई देती है। एक तरफ अयोध्या में राम जन्मभूमि में चंदा और चढ़ावे के चोरी का मामला है, तो दूसरी तरफ कृष्ण जन्मभूमि पर प्रश्न। विपक्ष अयोध्या के मामले को भ्रष्टाचार से जोड़कर मुद्दा बनाना चाहता है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी आस्था और पहचान के नाम पर एक विमर्श कृष्ण जन्मभूमि पर खड़ा करना चाहती है। ऐसे में देखना होगा कि जनता इन दोनों मुद्दों में किसको चुनती है और किसको छोड़ देती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीते कुछ दिनों के भाषणों को अगर देखें तो एक बात साफ दिखाई देती है। वो मथुरा और कृष्ण जन्मभूमि का जिक्र केवल धार्मिक संदर्भ के लिहाज से नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो मथुरा को लेकर अपने बयानों से विपक्ष को राजनीतिक रूप से असहज करने की कोशिश में भी पुरजोर जुट गए। सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर मथुरा पर विपक्ष का क्या रोक? क्या वो खुलकर अपनी स्थिति साफ करेगा या फिर इस विषय पर चुप्पी साधे रखेगा? यहीं से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की चुनौती की शुरुआत होती है, क्योंकि एक तरफ यादव समाज है जिसकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान में भगवान श्री कृष्ण का विशेष स्थान है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम वोटर हैं जो समाजवादी पार्टी के बड़े सामाजिक आधार का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में मथुरा पर दिया गया कोई भी बयान सियासी तौर पर बहुत दूर तक प्रभावित कर सकता है। लिहाजा अखिलेश सनातन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ना तो वो अब तक अयोध्या गए हैं और ना ही मथुरा पर कुछ भी खुलकर बोल रहे हैं या बोले। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है। आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। जाहिर है हिंदुत्व ही बीजेपी की वो पिच है जहां पर उसे घेरना विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मौजूदा समय में अयोध्या चढ़ावा चोरी केस के बहाने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल इस कोशिश में है कि बहस का केंद्र मथुरा ना बन सके, बल्कि यूपी सरकार का कामकाज बने, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया जा सके। लेकिन सवाल ये है, अगर राजनीतिक विमर्श का केंद्र बार बार मथुरा की ओर खींचता है, तो क्या विपक्ष इस मुद्दे पर पूरी तरह से दूर रह पाएगा? वही जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सामने चुनौतियों का अंबार खड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार पहले जैसा नहीं रहा। कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश कितना कठिन है, इसे समझने के लिए पिछले 3 विधानसभा चुनावों के आंकड़ों को भी आपको समझना होगा। 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 355 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस 28 सीटों पर सिमट गई थी। साथ ही उसके 240 उम्मीदवारों की जमानत ही जब्त हो गई थी। 2012 में कांग्रेस का वोट शेयर 11.65% था। इसके बाद 2017 में कांग्रेस का प्रदर्शन और कमजोर हुआ। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जिसमें 114 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाई। 29 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई और वोट शेयर घटकर 6.25% तक पहुंच गया। 2022 तक आते आते कांग्रेस के लिए हालात और विपरीत और खराब हो गए। 2022 में कांग्रेस अपने दम पर यूपी में मैदान में उतरी और 403 में से 399 सीटों पर इन्होंने उम्मीदवार उतारे, लेकिन जीत सिर्फ 2 सीटों पर मिली। कांग्रेस के 387 प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा सके और पार्टी का वोट शेयर फिर से गिरकर महज 2.33% पर सिमट गया। यानी आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार ना के बराबर है।
उसके वोट शेयर में गिरावट बनी हुई है, लिहाजा सीटें भी कम हुई हैं और जमानत जब्त कराने वाले उम्मीदवारों की संख्या में साल दर साल इजाफा ही हो रहा है। मथुरा जन्मभूमि विवाद का मुद्दा कभी इतिहास की किताबों तक सीमित था, फिर यह मामला अलग अलग अदालतों तक पहुंचा और अब इसके राजनीतिक असर पर चर्चा शुरू हो गई है। मथुरा का मामला सिर्फ एक मुकदमा नहीं रहा है, इसमें आस्था है, ऐतिहासिक दावे हैं, कानूनी तर्कों के साथ राजनीतिक संभावनाएं भी हैं। यही वजह है कि जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मुद्दे की गूंज 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की चर्चा तक सुनाई देने लगी है। उत्तर प्रदेश में ऐसे विपरीत माहौल में मथुरा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस का हर कदम सिर्फ वैचारिक नहीं बल्कि राजनीतिक अस्तित्व की चुनौती से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि 2027 में कांग्रेस के सामने सिर्फ बीजेपी से मुकाबले का सवाल नहीं होगा बल्कि उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा भी होगी। भारतीय जनता पार्टी धर्म की आड़ में राजनीतिक रोटी भी सेकती है। राम मंदिर के नाम पर राजनीति की, मथुरा के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं और तो और उसके बाद राजनीतिक रोटी सेकने के बाद वहाँ के चंदे को भी चुराया। तो अब भगवान राम के मंदिर का चंदा चुराया, क्या मथुरा में भी चोरी करने की तैयारी है? मथुरा का जो भी निर्णय है माननीय न्यायालय में है, न्यायालय ने निर्णय राम मंदिर में दिया था। हमारा स्पष्ट मत जो माननीय न्यायालय देगा सबको स्वीकार होगा। राम मंदिर के विषय में पूरे देश ने निर्णय को स्वीकार किया और जो विवाद था समाप्त हुआ, किसी ने कोई विवाद नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विवाद बना रहे, वो धार्मिक मुद्दों को सुलटाना नहीं चाहते, वो उलझा कर रखना चाहते हैं। उधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष भी पूरी तरह से डिफेंसिव नहीं है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जुड़े आरोपों को लेकर सरकार और ट्रस्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष कोशिश कर रहा है कि सियासी माहौल के केंद्र मंदिर आंदोलन नहीं बल्कि मंदिर प्रबंधन बने। भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया है धर्म से ज्यादा उन्हें धन से प्यार है और सनातन परंपरा को इतनी बड़ी ठेस पहुंचाना कोई कल्पना नहीं कर सकता। मंदिर में चंदा चोरी और मुसलमान पर सीना चोरी, यही काम है इस देश के अंदर इस सरकार का, उसके अलावा कोई काम नहीं। इन्हीं के यानी लड़ाई दो मोर्चों पर चल रही है। एक तरफ सीएम योगी के कृष्ण जन्मभूमि पर सवाल है तो दूसरी तरफ राम मंदिर चढ़ावा विवाद के आरोप भी हैं। योगी विपक्ष को मथुरा की राह पर लाने की कोशिश में जुटे हैं तो विपक्ष बीजेपी से जवाब मांग रहा है। लेकिन असली सवाल जनता को लेकर है। क्या मतदाता 2027 में मथुरा को प्राथमिक मुद्दा मानेंगे? क्या विकास और विरासत साथ साथ चलेंगे? क्या धार्मिक पहचान की राजनीति फिर निर्णायक साबित होगी या फिर आर्थिक और सामाजिक मुद्दे चुनाव का केंद्र बनेंगे? हमारी मांग तो जितने भी सरकार हमारे मंदिर हैं जो दूसरों ने कब्जा रखे हैं वो सब मुक्त होने चाहिए। कृष्ण भूमि के लिए तो आपको पता ही कब से प्रयासरत हैं, जन जागृति कर रहे हैं। हम ही नहीं, ब्रज में अनेक ऐसे संत महात्मा हैं जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं जो इस प्रयास में लगे हुए हैं और हम सब चाहते हैं कृष्ण भूमि का मंदिर बने। लेकिन सनातन बोर्ड अगर बन जाए तो फिर इस निर्णय को आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। 1 साल के अंदर ये निर्णय हो जाएगा और अगले 2-3 साल में भगवान कृष्ण का मंदिर बन जाएगा। हो सकता है हम 2029 या 30 में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का दर्शन हम अपनी नई आंखों से मथुरा में कर सकें। लेकिन उसके लिए सनातन बोर्ड जरूरी है और वो अधिकार जरूरी है जो वक्फ बोर्ड को मिले हुए हैं आजादी के बाद से। याद रखिए, अयोध्या आंदोलन ने महज एक मंदिर का रास्ता नहीं बनाया था बल्कि इसी मुद्दे ने भारतीय राजनीति का चरित्र बदल दिया। लिहाजा इसी मुद्दे पर विपक्ष समेत तमाम पार्टियां अपनी रणनीति बदलने को मजबूर हैं। यही वजह है कि जब योगी मथुरा का नाम लेते हैं तो विपक्ष अयोध्या चढ़ावा चोरी के मामले को बुलंदी से उठा रहा है। ऐसे हालात में एक बार फिर वही सवाल उठता है, क्या 2027 के चुनाव से पहले मथुरा एक बड़े राजनीतिक प्रतीक के तौर पर उभरेगी? हालांकि अब हालात अलग हैं, कानूनी स्थिति भी अलग अलग है और राजनीतिक समय पूरी तरह से बदल रहा है। लेकिन मथुरा को लेकर मुस्लिम पक्ष की अपनी दलीलें हैं। मथुरा जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष का कहना है शाही ईदगाह एक वैध और धार्मिक स्थल है, उससे जुड़े अधिकार कानूनी तौर पर सुरक्षित हैं। मुसलमानों का तर्क है इस विवाद को ऐतिहासिक दावों से अधिक वर्तमान में कानूनी स्थिति
और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर देखा जाना चाहिए। यही वजह है कि अदालत में मुस्लिम पक्ष लगातार अपने स्वामित्व, प्रबंधन और धार्मिक अधिकारों से जुड़े तर्क रख रहा है। फिलहाल मथुरा का मामला अदालत में है। राजनीतिक मंचों पर बयान दिए जा रहे हैं, आरोप और पलटवार जारी है। लेकिन यमुना किनारे की मथुरा अब केवल एक तीर्थ नगरी नहीं रही, वो एक राजनीतिक प्रश्न बन चुकी। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर सिर्फ अदालत में नहीं बल्कि आने वाले चुनाव में भी तलाशे जाएंगे। और शायद इसी वजह से 2027 की बिसात पर मथुरा का नाम लगातार बड़ा होता दिखाई दे रहा है। और सवाल तो ये भी होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र क्या होगा, विकास, विरासत या फिर दोनों के बीच खड़ी मथुरा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।